साथियों, आपका यहाँ पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बिहार की जो अर्थात बीपीएससी की जो 66वीं परीक्षा होने वाली है उसके टेस्ट सीरीज़ के संदर्भ में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो ये जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है ये आस्था कोचिंग, आस्था आईएएस है, उसके द्वारा टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। उसी टेस्ट सीरीज़ को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं और टेस्ट सीरीज नंबर ये 5 है। इसमें जो है सेक्शन वाइज इस टेस्ट सीरीज आस्था आईएएस कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है इसमें सेक्शन वाइज लिया गया है, मतलब इस वाले पोर्शन में साइंस और करंट अफेयर को रखा गया है। अब यदि आप बिहार का जो बीपीएससी का पुराने पेपर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि साइंस का एक अच्छा खासा पोर्शन जो है आपसे पूछा जाता है और साइंस बहुत टफ नहीं पूछी जाती है, परंतु होता क्या है कि हम लोग उन छोटी छोटी बातों पर जो साइंस में पूछे जाते हैं उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए हमारे सवाल गलत होते हैं। तो यहाँ पर यदि आप इस टेस्ट सीरीज को देखते हैं तो यहाँ पर आपको जिस तरह के प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम पूछे जाते हैं उसका यहाँ पर प्रश्नों के रूप में कलेक्शन दिया गया है। और इस टेस्ट में जो है आपके कुल 150 क्वेश्चन है और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 75 क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले 75 क्वेश्चन को देखेंगे और इसको लेकर के जो भी आपका रिस्पॉन्स है उसको आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि यहाँ हमें दो सूचियाँ दी गई हैं, उनको सुमेलित करना है। तो यदि आप इसको देखेंगे तो हृदय जो होता है, हृदय की जांच के लिए आपका ईसीजी होता है। हृदय की जांच के लिए ईसीजी होता है तो आपका यहाँ पे 2 से मिलना चाहिए। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क की जांच के लिए आपका ईईजी होता है, मतलब 3 हो गया। वहीं पे कान के लिए ऑडियोग्राम होता है, 1 हो गया। और वक्ष की जांच के लिए मैमोग्राम होता है, मतलब 4 हो गया। तो इस प्रकार से देखें तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 2, 3, 1, 4 होना चाहिए। परंतु यदि आप इसमें देखेंगे तो ए बी सी डी इन चारों में से कोई भी 2, 3, 1, 4 से मैच नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य सुमेलित नहीं है। हमें असत्य ढूंढना है। तो यदि इसमें आप देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में जो बात की या सबसे पहले बताया वो अल्टमैन ने बताया। इसके अलावा गाल्जी काय के बारे में कैमिलो गाल्जी ने बताया। विटामिन के बारे में फंक ने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा। तो इस प्रकार से आप देखें कि ए बी सी डी चारों के चारों सुमेलित हैं। तो ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब सभी सुमेलित हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस विटामिन को हार्मोन का भी कहा जाता है। तो ये आप देखें विटामिन जो डी होता है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अगला है कि किसी गंभीर दुर्घटना के बाद जो पहला घंटा होता है जब आपातकालीन उपचार के सफल होने की सर्वाधिक संभावना होती है तो उस आवर को क्या कहते हैं, तो उसे गोल्डन आवर कहते हैं। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो ये आपके पास 4 जोड़े हैं। आयोडीन 131 जो होता है ये थायराइड के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर के उपचार के लिए, आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान के लिए, सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम के लिए। तो इस प्रकार से चारों के चारों जोड़े सही सुमेलित हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है कि इनमें से कौन सा जीव जो है वो स्तनधारी जीव नहीं है। तो समुद्री गाय, समुद्री सिंह, डॉल्फिन और डायटम। तो इसमें से आप देखें डायटम जो होता है ये स्तनधारी नहीं है। समुद्री गाय, समुद्री सिंह एवं डॉल्फिन स्तनधारी जीव हैं, जबकि डायटम क्या है, एक कोशिकीय शैवाल है जिसका उपयोग पानी में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से, 7वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों की पहचान करनी है। तो इसमें है कीटों में श्वसन वातक तंत्र होता है, तो ये सही है। दूसरा है भोजन के विषाक्तता का कारण जो है साल्मोनेला वेस्ली होता है, ये भी सही है। तीसरा है चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी जीव होता है, ये भी सही है। अगला इसमें जो कथन है वो आपका दिया गया है कि जीवन के नियमों का अध्ययन जो है वो बायोनॉमी कहलाता है, ये भी सही है। मतलब चारों के चारों सही हैं। तो ई वाला ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक ये सही हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी के जलमंडल का जमा हुआ भाग को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के जमे हुए भाग को जो है वो आपका क्रायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोस्फीयर कहा जाता है। तो पृथ्वी के जलमंडल
का जमा हुआ भाग जैसे ग्लेशियर, आइस कैप या आइसबर्ग, इन सबों को क्रायोस्फीयर कहा जाता है। अगला है जलवाष्प जो है पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो ये जो है आपका 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक, चूँकि 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन की मात्रा जो है नगण्य हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प जो है पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो गया। अगला है शाकाहारी जो होते हैं वो किस पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो शाकाहारी चूँकि अपना भोजन मुख्यतः पौधों से प्राप्त करते हैं, तो अतः वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, इसलिए ये पोषण स्तर 2 में आएंगे। तो जो प्राथमिक उपभोग ये आपके पेड़ पौधे होते हैं वो पोषण स्तर 1 में आएंगे, और जो शाकाहारी जो इन पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं ये पोषण स्तर 2 पे आते हैं। अगला है कि कवक एवं बैक्टीरिया किस समूह के जंतु होते हैं। तो ये आपके जो हैं कवक और बैक्टीरिया आपके मृतोपजीवी समूह के होते हैं। तो ये वह जंतु जो मृत पौधों तथा मृत जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों का आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, वो मृतजीवी कहलाते हैं। इसके उदाहरण में आप कवक और बैक्टीरिया को ले सकते हैं। अगला है कि जैव अपघटक क्या होते हैं। तो जैव अपघटक जो होते हैं आपके ये शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? जैव अपघटक शाकाहारी होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वह पौधे एवं जंतुओं के अपघटन से आहार प्राप्त करते हैं। अगला है कि इनमें से किसे प्रकृति की किडनी के रूप के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आर्द्रभूमियाँ वेटलैंड्स होते हैं इन्हें प्रकृति की किडनी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण तथा जहरीले तत्वों को निष्क्रिय करने का कार्य ये आर्द्रभूमियाँ करती हैं। तो इसी वजह से इन्हें प्रकृति की किडनी भी कहा जाता है। अगला है कि मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था। तो इसका जो आरंभ होता है 1971 में। ए ऑप्शन सही हो गया। तो मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम 1971 में यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। अगला है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं हैं। तो यदि आप इसमें देखें तो पहला है कुमाराकाम पश्चिम बिहार, ये आपका केरल में है, सही है। सलीम अली पश्चिम बिहार गोवा में, ये भी सही है। रंगनथट्टू पश्चिम बिहार कर्नाटक में, ये भी सही है। घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में, ये भी सही है। तो चारों सुमेलित। इस प्रकार से ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है कि इनमें से किस मिसाइल का हाल ही में सर्वप्रथम रात्रि में परीक्षण किया गया है। तो आपका जो अग्नि जो आपका 3 है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये 15 के बाद यहाँ 16 इधर, ये सामाजिक वन की शब्द सबसे पहले कब प्रयोग में आया था। तो सामाजिक वन की शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 1976 में। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1976 में पहली बार सामाजिक वानिकी या वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने वाला सबसे प्रभावी कारक क्या है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, जलवाष्प। तो ग्रीन हाउस गैसों में ये सब शामिल हैं, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेस, ये सभी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। परंतु ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने वाला जो सबसे प्रभावी इनमें कारक है वो जलवाष्प ही है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत वर्ष 2022 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यदि इस प्रश्न को आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत करके आएंगे, क्योंकि 2022 तक जो है भारत सरकार के द्वारा कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का जो लक्ष्य है वो 1,75,000 है, 1,75,000 मेगावाट है। परंतु इस 1,75,000 में से यहाँ पे क्या पूछा है, सौर ऊर्जा का उत्पादन। तो सौर ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य है वो 1,00,000 मेगावाट है, 1,00,000 मेगावाट सौर ऊर्जा। इसके अलावा 60,000 मेगावाट पवन ऊर्जा, 10,000 मेगावाट जो है बायोमास और 5,000 मेगावाट लघु पनबिजली से शामिल है। तो इस प्रकार से कुल 1,75,000 मेगावाट हो जाता है। अगला है कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में
33 से 35% कटौती का लक्ष्य रखा गया। इस कटौती के लिए तुलनात्मक आधार वर्ष क्या है? तो इसके लिए तुलनात्मक आधार वर्ष जो है 2005 को रखा गया है। और यह जो क्राइटेरिया अपनाया गया था, जो आपका पेरिस में COP21 का आयोजन किया गया था 2015 में, वहाँ पे इसको अपनाया गया था। अगला है कि भारत के भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो पूंगा घाटी देखें, ये आपका जम्मू कश्मीर या वर्तमान में लद्दाख का भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र है। मणिकर्ण, ये आपका हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है भूतापीय ऊर्जा संबंधी। तपोवन उत्तराखंड का है। तातापानी जो है आपका छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में है। तो ये चारों के चारों क्या है? भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र हैं। तो आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके अलावा याद रखिएगा कि झारखंड में सूरजकुंड है, ये भी भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र है। उड़ीसा में तप्त पानी है और मध्य प्रदेश में अनहोनी है। अगला है कि अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? तो अफीम जो है वो अफीम को पोस्ता के पौधों के कच्चे फल में चीरा लगाकर निकाले गए दूध से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से बिना पके फलों के लैक्टस से। तो बी ऑप्शन सही हो गया। अगला है कि सामान्यतः मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन एवं अनिद्रा संबंधी उपचार में दी जाने वाली दवा कौन सी है? तो इसमें आप देखें बार ब्यूमेरेटस, एम्फीटाइमाइंस, इसके अलावा बेंजोडाइजेपिन्स और लाइसर्जिक अम्ल डाइथाइल एमाइड, ये चारों के चारों ही जो हैं आपका डिप्रेशन और अनिद्रा के उपचार हेतु दवाई के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो इस प्रकार से ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है गन्ना, मक्का एवं बाजरा इत्यादि कौन से पौधे के उदाहरण हैं? तो ये जो है C4 पौधे के उदाहरण हैं। चूँकि इनमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है चार कार्बन युक्त पदार्थ ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, इसी वजह से ये C4 के अंतर्गत आते हैं। अगला यहाँ पर देखें 24वां क्वेश्चन। तो इनमें से किस मिसाइल का हाल ही में सर्वप्रथम रात्रि में परीक्षण किया गया है? तो अग्नि 3 मिसाइल जो है इसका रात्रि में परीक्षण किया गया। कहाँ से? उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और यह ऐसा पहला परीक्षण था जो रात्रिकालीन हुआ है। अगला है कि ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने ने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो है वो एस चंद्रशेखर ने किया था। तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता, मतलब यहाँ से लाइट भी वापस नहीं लौट सकती है। तो इस योगदान के लिए इन्हें 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किस चीज़ के लिए? तो इन्हें प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे काम करने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो बी ऑप्शन सही हो गया। अगला है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कर्ता कौन थे? तो इसके आविष्कर्ता जो थे हर्ट्ज थे। तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ये होता क्या है, तो थोड़ा इसको समझें। तो किसी पदार्थ द्वारा बहुत ही छोटी तरंगदैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ के विद्युत चुम्बकीय विकिरण से ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। उसकी खोज सर्वप्रथम 1887 में हेनरिच हर्ट्ज ने की थी। अगला है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक CV रमन को रमन प्रभाव की खोज हेतु 1930 में 28 फरवरी 1930 में जो है भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए उसके आविष्कार की तिथि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है कि स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T-90S युद्धक टैंक का क्या नाम दिया गया है? इसे भीष्म नाम दिया गया है। अगला है SMPS का पूर्ण रूप क्या है? SMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो है उन शक्ति परिवर्तकों को कहते हैं जिनमें पावर सप्लाई कन्वर्जन के लिए किसी स्विच को उच्च आवृत्ति पर चालू बंद किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि ठोस से द्रव बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ठोस से द्रव बनने की जो क्रिया है वो गलन कहलाती है। क्या कहलाती है? गलन कहलाती है। ठीक है, अर्थात मेल्टिंग। इसके अलावा द्रव से गैस बनने को वाष्पीकरण इवेपोरेशन कहते हैं। द्रव से ठोस बनने को जमना अर्थात फ्रीजिंग कहते हैं। गैस से द्रव्य को बनने को सघनन अर्थात कंडेंसेशन कहते हैं। सॉलिड से अर्थात ठोस से गैस बनने को, ठोस कोई चीज़ है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आपका कपूर जो है ठोस से गैस में कन्वर्ट होता है तो इसे जो है ऊर्ध्वपातन इलिविएशन कहते हैं। वहीं ठोस से गैस से कोई चीज़ ठोस में कन्वर्ट होती है तो इसे ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण कहते हैं, रिवर्सन इलिविएशन कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 32 नंबर का। तो ये प्रश्न है कि द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं यदि आप बात करें तो सामान्य परिस्थितियों में द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। किंतु विशेष परिस्थितियों में 2 अन्य अवस्थाएं होती हैं, प्लाज्मा और बोर्स आइंस्टीन। तो इस प्रकार से 3 भी होती है, 5 भी होती है। तो यहाँ पर आप ई ऑप्शन लगाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है सामान्यतः आदर्श गैस किसे कहा जाता है। तो सामान्यतः आदर्श गैस जो होता है, जो गैस बॉयल के नियम, अवगाद्रो के नियम एवं चार्ल्स के नियमों को पूर्णतः पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है और यह गैस काल्पनिक होती है। तो इस प्रकार से आपका जो ई ऑप्शन है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, चूँकि यहाँ पे बायल का नियम पूर्णतः, तो बायल का भी फॉलो करती है, चार्ल्स का भी फॉलो करती है, अवगाद्रो का भी फॉलो करती है, तो एक से अधिक हो गया। अगला है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो जो ऊर्ध्वपातन इलिविएशन के माध्यम से इसको अलग किया जा सकता है। अगला है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है? तो यह एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। तो ए ऑप्शन सही हो गया। अगला है किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है। तो किसी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो रासायनिक गुण को तय करते हैं। अगला है कि औषधि विज्ञान के पिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो हिप्पोक्रेटस को। किसे? हिप्पोक्रेटस को। तो रोगों के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग सर्वप्रथम हिप्पोक्रेटस ने किया था, अतः उन्हें औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला है एलिसा नामक जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है। तो एलिसा नामक जो जांच है यह आपका HIV की जांच के HIV को जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है, एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से टेस्ट। अगला है कि 39 क्वेश्चन, इनमें से किस रोग का वाहक एडीज एजिप्टी नामक मच्छर नहीं होता है। तो आपने पढ़ा होगा जो एडीज एजिप्टी होता है इसे चिकनगुनिया है, पीत ज्वार है, डेंगू ये होता है, परंतु जो मलेरिया होता है, मलेरिया नहीं होता है इसके माध्यम से। क्योंकि मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, जिसका वाहक कौन होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है, ना कि एडीज एजिप्टी होती है। इसके अलावा इसकी जो बात, ये जो जानकारी है सर्वप्रथम सर रोनाल्ड रॉस ने यह जानकारी दी थी और उन्हें इस कार्य के लिए 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इसके अलावा याद रखिएगा जो एडीज एजिप्टी है इसके माध्यम से चिकनगुनिया, पीत ज्वार, डेंगू इत्यादि फैलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो प्रश्न है कि दमा एवं गंजापन बीमारी की वजह क्या होती है। तो जो कवक या फंगस जो होते हैं ये इसकी वजह होता है या इसका कारक होता है। तो दमा रोग के कारक का नाम जो है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस होता है। क्या होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस होता है। जबकि गंजापन का जो कारक होता है उसका नाम क्या है? टीनिया कैपिटिस होता है। टीनिया कैपिटिस होता है। अगला है कि त्वचा, स्तन, मस्तिष्क से होने वाले कैंसर को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है त्वचा, स्तन, मस्तिष्क, इसको आप जो है कार्सिनोमा कहते हैं। क्योंकि कैंसर कई प्रकार होते हैं, जैसे कार्सिनोमा जो होता है इसमें त्वचा, स्तन, मस्तिष्क का या गर्भाशय में जो कैंसर होता है उसको कहते हैं। और इसके अलावा जो आपका सार्कोमा है ये जो है इसमें आपका रक्त हैं, पेशियां हैं, उपास्थि हैं, अस्थि, इसमें जो कैंसर होता है। इसके अलावा आपका जो लिम्फोमा इसमें अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत आदि में होने वाला कैंसर। और ल्यूकेमिया जो होता है इसमें आपका WBC की संख्या में के अत्यधिक बढ़ने का जो आपका रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर होगा वो आ जाता है। अगला है
कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो आप यदि इसको देखें तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग 30 फीट होती है, जो कि मुख से गुदा तक फैली होती है, और यह एक लंबी एवं सतत नलिका होती है। अगला प्रश्न देखें कि मम्प्स मम्प्स क्या होते हैं। मम्प्स ये क्या होते हैं, तो ये एक बीमारी है। ये क्या है, एक बीमारी है मम्प्स, या इसे गलसुआ भी कहते हैं, गलसुआ कहते हैं। यह पैरामिक्सो वायरस के द्वारा फैलाई जाने वाली एक बीमारी है, जिसमें पैरोटिक ग्रंथि गले की जो होती है, इसमें सूजन हो जाता है और जलन व दर्द होने लगता है। अगला प्रश्न है कि लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसमें जो है 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के पाचक एंजाइम, एक आपका टाइलिन होता है, टाइलिन एंजाइम, और वह दूसरा जो होता है लाइसोजाइम, टाइलिन व लाइसोजाइम पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मेढक और जो व्हेल मछली होती है, इसमें लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि हमें बताना है कि निम्नलिखित में से सत्य कथनों को पहचानें। तो पहला है, आमाशय जो है प्रोटीन पाचन तंत्र का प्रमुख स्थान होता है, सही है। मनुष्य में लगभग 600 मिलीलीटर पित्त रस स्रावित होता है, सही है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, ये भी सही है। मनुष्य के आंत की लंबाई सामान्यतः 22 फीट होती है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से ई ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला है, विटामिन ए का संश्लेषण कि जो है गृह कहाँ है, मतलब संश्लेषण कहाँ होता है। तो इसका संश्लेषण जो है आपका यकृत में होता है। कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। तो इसको याद रखिएगा, अर्थात लीवर में होता है। यकृत की अंग्रेजी क्या होती है, लीवर में होती है। और यकृत जो है मनुष्य या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और यकृत विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है तथा यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखने का भी कार्य करता है। अगला है कि इनमें से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। तो ग्लूकोज को जो है कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। यदि इसका स्पष्टीकरण देखें तो श्वसन की क्रिया से ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया में सामान्य परिस्थितियों में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा जो होती है वो विमुक्त होती है अर्थात रिलीज होती है। इसी कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसका जो कारण है देने का, या नीला दिखाई देना प्रकाश के किस क्रिया का उदाहरण होता है। तो ये आपका प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग की वजह से होता है। तो स्कैटरिंग होता क्या है, इसको थोड़ा समझें। तो किसी संचरण माध्यम जिसमें अन्य पदार्थ के कण भी उपस्थित हों, तो इन कणों से टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, स्कैटर हो जाता है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कहलाती है। इसी कारण दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला है व्यतिकरण के उदाहरण। व्यतिकरण के निम्न में से कौन से उदाहरण हैं, ये बताना है। तो आप देखें तो साबुन व्यतिकरण को क्या कहते हैं, इंग्लिश में डेविएशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए व्यतिकरण को इंग्लिश में डेविएशन कहते हैं। तो साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई पड़ना, ये भी होता है। जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखाई पड़ना, ये भी इसका उदाहरण है। सीडी, जो सीडी होती है, पहले जैसे पिक्चर या गाने वगैरह सुनते थे, तो सीडी का रंगीन दिखाई पड़ना, ये भी है। तो इस प्रकार से ये तीनों के तीनों इसके उदाहरण हैं। तो ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है कि परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है, मतलब किसकी वजह से यह काम करती है। तो सीजियम जो होता है उसकी वजह से। अगला है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अगला है इंद्रधनुष बनने के कारण क्या है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण यदि आप देखेंगे तो इसका कारण जो है अपवर्तन, परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इंग्लिश में आप इसको देखेंगे तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सी हो जाएगा, अपवर्तन और परावर्तन। अगला है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष में होता है। तो बेलनाकार जो लेंस होता है इसका प्रयोग जो है आपका अबिंदुकता के मतलब इलाज में किया जाता है। तो यहाँ पर आँखों की, इसमें क्या होता है कि आँखों की वक्रता में जो सममित होती है, जो सिमेट्री होती है, उसमें कमी होने से या जो अबिंदुकता का दोष होता है वो उत्पन्न होता है। इस दोष के निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है
कि एक बैरल जो होता है सामान्यतः कितने लीटर की माप धारिता को कहते हैं। तो ये सामान्यतः जो 159 लीटर होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कितने मैक से अधिक चाल का हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है। ठीक है, तो हाइपरसोनिक चाल जो है कितने मैक को कहा जाएगा। मैक जो है एक प्रकार से साउंड का मल्टीप्लिकेशन में होता है। एक मैक मतलब साउंड की स्पीड से, तो जितना मैक होता जाएगा उतने गुना बढ़ता जाता है। तो यह जो है आपका 5 मैक से जब अधिक की चाल होती है तो उसे हाइपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। तो मैक जो है अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को 1 मैक कहा जाता है। ध्वनि की चाल जो है नॉर्मल 332 मीटर पर सेकंड होती है। मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक, ठीक है, तथा 5 मैक से अधिक हो जाएगा तो उसे हाइपरसोनिक कहेंगे। मतलब 1 मैक से अधिक होगा तो सुपरसोनिक होगा और 5 मैक से अधिक हो जाएगा तो हाइपरसोनिक कहलाएगा। तो यहाँ पे 5 मैक हो जाएगा। अगला है कि एक सौर मास कितने के बराबर होता है। तो सौर मास से जो छोटा होता है एक चंद्रमास। तो एक चंद्रमास जो होता है वो 4 सप्ताह का या 28 दिन का होता है। वहीं एक सौर मास जो होता है ये 30 दिन या 31 दिन, या फरवरी में देखेंगे तो 28 दिन या 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ऑप्शन में क्या होना चाहिए। तो 30 दिन भी हो सकता है, 28 दिन। इस प्रकार से आपका ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और एक लीप वर्ष कितना होता है। तो एक लीप वर्ष जो है कब होता है, जब फरवरी में 29 दिन होते हैं तो उस साल जो आपके 366 दिन होते हैं, अदरवाइज आपके 365 दिन होते हैं। अगला है कि हृदय गति मापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो हृदय गति मापने के लिए जो है आपका कार्डियोग्राम इस्तेमाल किया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन। इसके अलावा जो पॉलीग्राम होता है ये झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है। फोनोमीटर जो होता है ध्वनि की तीव्रता मापने का होता है। और पाइरोमीटर जो होता है ये सौर विकिरण मापने में होता है। मतलब किसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो उसको मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगला है थर्म जो है, थर्म किसका यूनिट है। तो ये ऊष्मा का यूनिट है। अगला प्रश्न देखें तो प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वह ये होता है लाइट द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से यह दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे 2 सूचियाँ इनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो यदि आप देखें उच्च वेग क्या होगा, आप मैक हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। तो 1 2 3 4 सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य कथन हमें बताना है। तो चाल जो है सदिश राशि होती है, गलत है। चाल अदिश राशि होती है। कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब हमें सत्य कथन ढूंढना है। विस्थापन अदिश राशि है, गलत है। विस्थापन सदिश राशि है। दूरी अदिश राशि, यहाँ पे सदिश दिया है, ये भी गलत है। विस्थापन का मान सिर्फ धनात्मक होता है, गलत है। विस्थापन का मान 0 होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है ई वाला जो है वो सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, हमें एसआई मात्रक बताना है। तो त्वरण होता क्या है, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, वेग जो है समय के साथ, तो उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहा जाता है। तो वेग परिवर्तन, वेग वैसे भी क्या होता है, वेग जो होता है b बाई टी, मतलब वेलोसिटी अपॉन टी होता है। अब इसमें भी परिवर्तन होगा तो टी, तो v बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे एक आपको फार्मूला दिया गया है v इक्वल यू प्लस ए टी। ये आप गति के नियम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है। तो इसमें हमें बताना है कि v क्या है। तो जो इसमें v होता है ये अंतिम वेग या चाल होता है, वहीं u क्या होता है, प्रारंभिक वेग या चाल होता है। s क्या होता है, विस्थापन होता है या दूरी होता है। और t आपका टाइम होता है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन अंतिम वेग v होता है। अगला है भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी है। तो ये जो है भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म जो है वो जया है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको चावल अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में आने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है। तो ये गैम्बिशिया है। कौन सी है,
गैम्बसिया है, तो गैम्बसिया ताजे पानी की मछली की एक प्रजाति होती है। ये मुख्यतः मैक्सिको की खाड़ी के जल विभाजक में पाई जाती है और गैम्बसिया फिश एक ऐसी मछली है जिसे तालाबों एवं कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अगला है कि फसल लॉगिंग विधि क्या है। फसल लॉगिंग विधि क्या है? तो फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए जो पौधे विश्लेषण होता है उसे ही क्या कहते हैं? फसल लॉगिंग विधि कहते हैं। तो फसल लॉगिंग विधि के द्वारा फसलों में विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। क्लीमेंट ने 1960 में फसल लॉगिंग के द्वारा फसलों में आवश्यक पोषक तत्वों का विश्लेषण किया था। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, जिसके लिए क्या आवश्यक है? तो हरित क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से, इसमें अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीजों को अधिक उर्वरक और अधिक पानी के उपयोग से फसल उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। तो अधिक उर्वरक अधिक पानी, बी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? तो इसमें आप देखें तो आपका विवर्तनिक संकेतक ये है, हिमीय संकेतक ये भी आपका है, वनस्पतिक संकेतक ये भी है, परंतु दीर्घकालिक जो परिवर्तन है ये आपका जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है। दीर्घकालीन परिवर्तन जलवायु परिवर्तन संकेतक नहीं है। या जलवायु परिवर्तन के वानस्पतिक संकेतक का उदाहरण यदि आप बात करें तो वो पौधों के जीवाश्म अवशेष हैं। तो यहाँ पे याद रखें कि दीर्घकालिक परिवर्तन नहीं है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो विश्व का जो है सबसे बड़ा पुष्प, इसमें आपका रेफ्लेशिया है। क्या है? रेफ्लेशिया, ए वाला ऑप्शन सही है। तो विश्व में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया प्रजाति का सदस्य रेफ्लेशिया अर्वाल्डी है। यह मुख्यतः यह पुष्प मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप और बेंकुलू के वर्षा वनों में, रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो प्रतिस्थापन है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया हुआ था। अगला है कि पेसमेकर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो पेसमेकर को जो है SA नोड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो SA नोड या सिनोएंट्रियल नोड कोशिकाओं का एक समूह होता है जो हृदय के दाहिने कक्ष में स्थित होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? तो वाइपर, कोबरा, अजगर, कोरल स्नेक। तो इसमें अजगर जो होता है ये आपका जहरीला नहीं होता। अब पहचानते कैसे? तो यदि सांप की निचली या उदर सतह पर पेट की तरफ छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं, छोटे छोटे आपके सर मतलब उस पर स्मॉल फ्लैक्स पाए जाते हैं उसके सरफेस पे, तो ये विषहीन होते हैं, मतलब जहर नहीं होता। और यदि तो वे विषहीन होते हैं और उदर सल्क पतले किंतु पूरी चौड़ाई तक फैले ना हो, तब इस अवस्था में भी यदि ऐसा है तब भी ये जो है सर्प विषहीन होते हैं, जैसे कि आपका अजगर होता है। अदरवाइज वो जहरीले होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक सर्प का जो भोज्य है वो मुख्य रूप से दूसरा सांप होता है? तो जो नागराज होता है वो दूसरे सांपों को ही खाता है। तो नागराज या किंग कोबरा का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं। नागराज या किंग कोबरा जो अपनी तिच मतलब इसकी जो देखने की क्षमता होती है बहुत तेज होती है, ये अपने शिकार को 300 फीट की दूरी से ही खोज लेने में सक्षम होते हैं। अगला है जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। सी वाला ऑप्शन सही है। तो जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है जिसका आविष्कार जो है रॉबर्ट जार्विक ने किया था। यह कृत्रिम हृदय पहली बार बार्ने क्लार्क नामक रोगी में 1982 में प्रतिस्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है कि मानव पोषण के लिए टमाटर जो है बहुल स्रोत कौन सा है? मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत कौन सा है? मतलब इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें आपका जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल एवं मौलिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण यह प्रत्याम्ल या कह सकते हैं एंटासिड का कार्य करते हैं और इसमें ऑक्सेलिक अम्ल भी उपस्थित होता है, परंतु इसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन ना होकर के आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 75 क्वेश्चन को देख लिया। अगले जो 75 क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।